हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हिस्ट्री यानी कि हमारे अतीत जो बुक सेकेंड है उसको हम लोग आपका देखेंगे। सभी बच्चे बैठ जाइए शांति से क्लास में, ध्यान देंगे सभी बच्चे। जय श्री कलयुग सामने देखिए बेटा सभी आप लोग। आप जो बच्चे आप पीछे बैठे हैं आप आगे आगे बैठ जाइए बेटे। आप अकेले बैठे हुए पीछे, आगे डेस्क खाली हुई है आपकी। शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। चलिए ध्यान दीजिए सभी बच्चे, गौर करें। हम छोटा सा पहले एक आपका रिवीजन करते हैं, तो रिवीजन के साथ हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ के हम इसको देखते हैं। जैसे हम लोग दिल्ली के सुल्तान के विषय में पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे? जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे कि दिल्ली के सुल्तान क्या थे। तो इसी में सबसे पहले हमने देखा कि दिल्ली चौहान और तोमरों के कब्जों में थी। कैसे तोमर के कब्जों से आपका चौहान के कब्जे में आई और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपकी तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है और तराइन की द्वितीय लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को महमूद गोरी की, और जब पृथ्वीराज चौहान की आपकी लड़ाई हुई तो महमूद गोरी से के द्वारा क्या होते हैं, पृथ्वीराज चौहान आपका पराजित हो जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, दिल्ली में जो है एक नया वंश प्रारंभ होता है जिसको हम पढ़ते हैं आपका तुर्की वंश, जिसको हम आपका तुर्की शासक के नाम से भी जानते हैं। और इस समय ने एक सल्तनत की स्थापना होती है, उस सल्तनत को बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। और हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ आपके वंश हैं, जैसे हमने देखा आपका तुर्की शासक खिलजी, तुगलक, और तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी, और लोधियों के बाद कौन आएंगे, आपके मुगल आएंगे। क्लियर है? इसको हम लोग आपका देख चुके थे। तो हमें ये फिर हमने जाना कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं उनके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जब हमने आपका स्टडी की हमको पता लगा जितने भी अभिलेख बने हुए हैं, जो भी स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है, उन अभिलेखों के माध्यम से हमको पता चलता है। उस समय के जो आपके सिक्के बनाए गए थे, कॉइन्स होते हैं, उन कॉइन्स के माध्यम से हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर है? वहां की स्थापत्य कला यानी कि भवन बनाने की जो तकनीक थी उसके आधार पर हम लोग आपका करते हैं। और बहुत सारे हमको इतिहास में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारी आत्मकथाएं, बहुत सारे आपके यात्रा वृत्तांत, शासन प्रशासन के दौरान आपका लिखी गई फारसी भाषा में किताबें, ये सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे हमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हमको मिलती है। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे वहां क्या व्यवस्था थी, कैसे कुछ आपका चल रहा था, और साथ में हमने देखा कि 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान क्या करी, आपका सिंहासन पर बैठती है। और कहते हैं कि उस समय के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार थे मिनाज सिराज। क्लियर है? उन्होंने क्या कहा कि रजिया में वो सारे गुण थे जो एक शासक के अंदर होना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर एक ही अवगुण था कि वो क्या थी, स्त्री थी। अतः हम इस चीज को समझ सकते हैं कि उस समय लिंग भेद को लेकर यानी कि स्त्री पुरुष को लेकर कितनी बड़ी आपकी अंतर हमको देखने के लिए मिलता है। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी पद पर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो दोनों का समान अधिकार है, लेकिन इस समय ऐसा हमको दिखाई नहीं देखा। देखिए मिनाज ए सिराज ने बुक लिखी है तहकीक हिंद, मैंने आपको पहले भी बताया था, लिख लीजिए तहकीक हिंद, भारत की खोज, हिंदी में फारसी भाषा में लिखी गई बुक है। तो उसी के माध्यम से हमें ये सारी चीजों का जो है हमको पता चलता है और उसी के माध्यम से हम लोग ये सारी चीज हमको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? तो कल जो हमारा लास्ट आपका लेक्चर हुआ था, हम लोग रजा सुल्ताना के बारे में सारी चीजों को हम लोग आपका पढ़ चुके थे, इसको हम अच्छे से देख चुके थे। आज हम थोड़ा सा आपका बढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरसिंध शहर तक। कहां तक? गैरसिंध शहर तक। सबसे पहले आप ये वाला चिन्ह देखिए, ये जो आप भारत देख रहे हैं ये ऊपर का हिस्सा है भारत का। बेसिकली हम इस वाला जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग आज देखेंगे, लेकिन ये आज का भारत है। लेकिन उस समय क्या था, भारत की ऐसी कुछ भी स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से लगती है। तो इसलिए देखिए ये पूरा पार्ट
आपको दिखाई देगा। ठीक, अब इस पार्ट को हम लोग खास करके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग गौर करके देखते हैं। देखिए, इस वाले पार्ट को आप अगर अच्छे से गौर करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये है ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में, बनारस उत्तर प्रदेश, अवध उत्तर प्रदेश, बदायूं उत्तर प्रदेश, ये है आपका दिल्ली। तो दिल्ली में कौन बैठा हुआ है आपका? सुल्तान। दिल्ली में कौन बैठा है बच्चों? ध्यान दीजिए, सुल्तान। और सुल्तान इस दिल्ली से ये जो पूरा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र होगा आपको पता होना चाहिए। ये रीजन है उत्तर और ये रीजन है पश्चिम। तो ये क्षेत्र जो है ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उसको बोलते हैं। ठीक, और ये जो क्षेत्र होगा इधर का इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये कौन सा है? पूर्व का ईस्टर्न पार्ट है, तो उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो जब भी अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर पश्चिम से कोई आक्रमण हुआ तो आप समझ सकते हैं कि इस साइड से कोई ना कोई अटैक हो रहा होगा। ठीक, बोलते हैं कि वो उत्तर पश्चिमी आपका सीमा प्रांत का गवर्नर रहा, या कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व का गवर्नर था। देखिए, भारत में जब भी विदेशियों ने आक्रमण करे हैं तो दो ही रास्ते रहे हैं जहां से विदेशी आक्रांताएं जो हैं भारत में घुसे हैं। या तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि ये रास्ता आपका मध्य एशिया से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सिंध को पार कर कर और सिंधु नदी को पार कर कर तब कोई भी आपका युद्ध करने वाला या तो आपका गुजरात पहुंचता था या फिर कहां पहुंचता था? दिल्ली तक आता था। और दूसरा कौन सा क्षेत्र रहा है? उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत। तो अधिकतर जितने भी आपके आक्रांताएं आए हैं, जितने भी आपका विदेशी आए हैं, इस वाले मार्ग से इन्होंने भारत में आपका प्रवेश किया है। और आप जानते हैं उनकी नजर में सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हुआ था? वो हमेशा दिल्ली को टारगेट करते थे। दिल्ली यानी कि जो कैपिटल थी उस समय, जो राजधानी थी, उसी को वो लोग अपनी टारगेट बनाते थे। देखिए, मुल्तान, ये मुल्तान है, ये लाहौर है। ठीक, और ये क्षेत्र देखिए ताजकोटा। ठीक, तो इस समय जो हम भारत को देख रहे हैं इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी सीमा आपका सम्मिलित है। आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूं, फिर आप लोग खड़े होंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरसीन यानी कि राक्षसों की, जो राक्षस सैनिकों की टुकड़ी के निवास के लिए मजबूत किलेबंदी से परे ही शायद फैला हुआ था। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश में उनका नियंत्रण न के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद यानी खाने पीने की चीजें आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देखिए, जो भी शासक थे उस समय, अब दिल्ली से गैरसैन मध्य एशिया का एक शहर है, वहां से अगर कोई शासक है वो क्या करे? या तो कोई ट्रेड करे, व्यापार करे, कहीं से टैक्स वसूले। अगर वो टैक्स नहीं वसूल रहा तो क्या करे? लूट मार करे, तो ही वो अपने खाने पीने की चीजों को इकट्ठा कर सकता था। और आपको पता है, पहले जितने भी आपके अटैक होते थे, जितने भी हमले होते थे, वो क्यों होते थे? हमेशा लूटपाट के लिए, ताकि वो लोगों को लूट सके, सोना चांदी पैसा कुछ उनको मिले और उसके बदले में वो अपनी खाद्यान्न की चीजें, खाने पीने की चीजों को खरीद सके। ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्लियर है? और आप साथ में इसको अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि आज के समय में भी जब भी आप देखते हैं भूखमरी जब भी आपका फैलेगी तो हमेशा लूटपाट, अकाल जैसी स्थिति में ही शुरू होगा। आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पूरे स्टेप को और एक एक करके पूरा पढ़ना शुरू करते हैं कि दिल्ली से गैरसैन शहर कहां तक क्या स्थिति में रहा, उसकी स्थिति को। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसैन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। कैसे थे? अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में शासक है, मान लीजिए दिल्ली में आप बादशाह बने हुए हैं, तो वहां से बहुत दूर पड़ता था बंगाल। क्या पड़ता था? बंगाल। और बंगाल से बहुत दूर पड़ता था सिंध का एक क्षेत्र गैरसैन शहर। अब आप सोच के देखिए, मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा देता हूं। अब देखिए, अब आप शासक हैं कहां के? दिल्ली के। अब दिल्ली के शासक को
यहां शासन करना बंगाल में, और इधर इस सिंध वाले पार्ट में शासन करना कितना कठिन था। क्योंकि क्या था, ये इसकी पहुंच से दूर थे। और ध्यान रखिए, आरंभिक रूप से ही मुगल इससे नीचे नहीं गए। इसी क्षेत्र में इन्होंने आपका क्या किया है, अपना शासन चलाया है, अपना नियंत्रण किया है। ठीक, तो कोई भी शासक जब भी आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस क्या रहा कि बंगाल और सिंध प्रदेश यानी कि पाकिस्तान का जो आउटर सीमा है, वहां तक कैसे युद्ध हो, कैसे वहां तक हमारी नियंत्रण रहे, कैसे हमारी पहुंच रहे, ये बड़ा आपका कठिन बना रहा। हमेशा क्या होता था, इस क्षेत्र में आपका बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में से भी उनसे संपर्क नाजुक छिन्न भिन्न हो जाते थे। या तो किसी ने कोई, आप अगर मान लीजिए उस क्षेत्र का कोई आपने सूबेदार गवर्नर बना दिया, वो आपका विद्रोह कर देता था। ठीक, वो टैक्स आपका दिल्ली को प्रॉपर नहीं भेजता था। खराब मौसम होने की विषय में कोई वहां से जानकारी, सूचना की चीज इकट्ठा नहीं होती थी। तो यानी कि जो भी दिल्ली में आपका शासक बैठा हुआ, उसे बंगाल और सिंध में शासन करना बड़ा कठिन लगता था। क्लियर है। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। यानी कि जो हमला करेंगे उनसे तो डर था ही था, लेकिन जो आपके सूबेदार बनाकर वहां भेज रखे हैं, उनसे भी पूरा चैलेंजिंग था उनके लिए, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अगर कहीं किसी कारण से दिल्ली कमजोर हुआ, क्या कुछ भी बवाला हुआ, वो सबसे पहले अपना विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते। इन चुनौतियों के चलते सुल्तान बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाते थे। इसका इस संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में हुआ। अब देखिए, सुल्तान की भीतरी सीमा में जो अभियान चलाने का लक्ष्य था, गैरसिंध शहर की पृष्ठभूमि के स्थित भीतरी क्षेत्रों पर को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब के जंगल को साफ कर दिया गया, शिकारी संग्रह चारवायों को प्रवास से खदेड़ दिया गया, और वहां की जमीन किसानों को दे दी, और कृषि कार्य को प्रोत्साहन किया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा की गई, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर किले और गैरसिंध शहर तथा शहर बनाए गए और बसाए गए। अब उन्होंने देख लिया कि अगर हमको बंगाल से, इन क्षेत्रों से अगर आपको नियंत्रण करना है, कुछ शासन करना है, तो हमें अपने जो देश की भीतर का जो आपका सीमाई क्षेत्र है, हम उसको डेवलप करें। उन्होंने क्या किया, गंगा दोआब का जो आपका क्षेत्र था, देखिए एक शब्द आया है दोआब, दिखाई दिया आपको कहीं, ये रहा, गंगा यमुना दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं हम दोआब। क्या बोलते हैं, दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है, हम उसको बोलते हैं दोआब। क्लियर हुआ। चलिए, अब कोई बच्चा खड़ा होगा चैप्टर को पढ़ने के लिए माइक लेकर, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। जैसी पोखाल, शाबाश, माइक ले ले बेटा, कोई बहुत अच्छे। बेटा आप ही खड़े हो जाओ, जिनके हाथ में कैप है, आप भी तो पढ़ सकते हो, आप ही खड़े हो जाइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग। हिमांशु। ठीक है हिमांशु, आप पढ़ना प्रारंभ करें। दूसरा विस्तार सल्तन की बाहरी सीमा की हुआ। अलाहुनी के देखे मानचित्र 3, और ये अभिमान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं के हाथी घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ही ले लिए। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर
कमजोर की, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं की परास्त किया और शहरों का कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासन मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों के कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र का इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। चलिए मस्जिद के विषय में थोड़ा देखिए। यह अरबी का शब्द है जिसका शताब्दी अर्थ है ऐसे किसान का मुस्कानमान अल्लाह की आराधना में सजन घुटते और माथा टेक कर कहते थे, जमा मस्जिद या मस्जिद ए जमीन वहाँ मस्जिद होती है। यहाँ जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते थे। नमाज की स्मरण के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप से चुना जाता है। नाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबाद भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत के मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा की किबल कहा जाता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। देखिए, दिल्ली सुल्तान की सेना शुरुआत में अपेक्षाकृत कमजोर थी। जाहिर सी बात है, जब कोई आपके नई सल्तनत आपका बनती है, नया शासन प्रशासन बनता है, तो वहां थोड़ी कमियां हो सकती हैं, कुछ कमजोरी हो सकती है। तो शुरुआत में क्या थी, उसकी सेना कैसी थी, कमजोर थी। मगर 150 साल बाद, यानी कि 150 साल के बाद क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, MBT के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप की एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। अब इसने इतनी बड़ी सेना बना ली थी कि ये क्या करते थे, युद्ध अभियान, यानी कि ये दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने के लिए एक सैनिक अभियान आपका युद्ध चलाते थे, और जिसके लिए उन्हें बहुत बड़ी सैनिकों की एक फौज की आवश्यकता थी। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया, यानी कि जो भी इनके शत्रु थे, एनिमी थे, उनकी सेनाओं को क्या किया उन्होंने, परास्त का मतलब हराना, और शहरों पर कब्जा किया। कब्जा का मतलब जो भी शहर थे उनको अपने नियंत्रण में उन्होंने ले लिया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। यानी कि जो आपका सूबेदार थे, देखिए सूबेदार जो होता है वो आपका सैनिक में उस समय सबसे बड़ा पद हुआ करता था। क्या होता था, सूबेदार को क्या बोलते थे कि सैनिक में सबसे बड़ा पद, ठीक। और एक शब्द आता है दीवान। क्या आता है, दीवान। ये आपका राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी था। इसका राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी। तो अगर सूबेदार का मतलब आए तो सूबेदार का संबंध किससे होगा, सेना से संबंधित है, ठीक है। और अगर दीवान का मतलब आए तो आपका राजस्व, यानी कि कर वसूलने वाला आपका अधिकारी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं और आगे इनको समझने का प्रयास करते हैं, बढ़ते हैं। साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय अगर इतनी बड़ी सेना उनको रखनी है तो उसको वेतन भी देना होगा, उसके लिए हथियार की आवश्यकता होगी, उसको पोशाक की आवश्यकता होगी, और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसको खाने के लिए भी कुछ आपको देना पड़ेगा। तो इतना सारा पैसा कहां से आएगा, तो उन्होंने क्या किया
उन्होंने किसानों से आपका कर लिया, कर का मतलब टैक्स वसूला, और इतने बड़े विशाल क्षेत्र को नियंत्रण किसी सीमा तक आपका प्रभावी किया उन्होंने। ठीक, ये सारी चीज की, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, इन सब पर अपना कब्जा किया। और जो और बहुत सारे इसमें क्षेत्र थे, देखिए जैसे उन्होंने क्या करा, कृषि कार्य को लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, ठीक, उनको अच्छा कीजिए। जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं जहां से व्यापार होता है, आप उनको सुरक्षा प्रदान करिए ताकि कोई उनको लूट ना पाए, ठीक है। और जितने भी क्षेत्रीय व्यापार थे उनको उन्नत किया, क्योंकि जितना व्यापार अच्छा होगा, राजा को, सुल्तान को टैक्स अधिक मिलेगा, और व्यापारिक मार्ग अगर सुरक्षित होंगे तो बाहर के व्यापारी भी यहाँ व्यापार करने आएंगे और हम उससे टैक्स वसूल सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके लिए हो रही थी, टैक्स वसूलने के लिए हो रही थी। अब देखिए, ये अभियान का दौर है कि जब आपका दिल्ली से नीचे की तरफ के युद्ध अभियान चले। पहले कहां की तरफ थे, सब ऊपर की तरफ थे, या तो बंगाल में नियंत्रण करना कठिन था, या फिर जो आपका सिंध प्रांत था, इस सिंध प्रांत पर नियंत्रण करना कठिन था। देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो राजा की पहुंच से दूर हो जाता है, जिसकी दूरी अधिक हो जाती है, तो वहां पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे टास्क किसके सामने था, दिल्ली सुल्तान के सामने था। क्लियर है। अब ये कुछ ऐसे अभियान हैं जिनको हम लोग अभी बाद में देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने या और बहुत सारे ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे अभियान चलाए हैं। उन अभियानों को हम लोग आगे आपकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक इमेज दिया हुआ है, एक चित्र हमारे पास है, इसको अच्छे से देख लीजिए। देख रहे हैं आप, गौर करके देखिए, इसमें हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। एक आपको मीनार दिखाई देगी, गेट दिखाई देंगे, कुछ गुम्बद दिखाई देंगे, कुछ बनी हुई स्ट्रक्चर आकृति, कुछ मेहराब आपको दिखाई देंगे, और अंदर आपका चौकोर स्थिति में कोई आपको एक प्लेन जगह दिखाई देगी। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, कंफर्म है। थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या। तो ध्यान दीजिए, 12वीं शताब्दी के आखिर में के जो आपका दशक था, दशक मतलब 10 साल को बोलते हैं, अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारों यहाँ जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहरों में स्थित है। ये क्या है, ये आपकी जामा मस्जिद है। ठीक, इसलिए इस शहर में दिल्ली ए कुन्हा यानी कि पुराना शहर कहा गया है। क्या कहा गया है, दिल्ली ए कुन्हा यानी कि पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार कराया, यानी कि बनाई किसने थी, इल्तुतमिश ने। विस्तार किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और मीनार 3 सुल्तान ने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ये मीनार देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कुतुब मीनार। दिखाई दी। कभी आपको दिल्ली जाने का मौका मिले, जरूर देखिएगा कुतुब मीनार को। क्लियर है, ये आपने देख लिया। ठीक, अब थोड़ा सा मस्जिद के विषय में हम लोग पढ़ें या इसको देखें तो हमें और अच्छा समझ आ सकता है। देखिए, मस्जिद का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मस्जिद है क्या, तो जिस तरह आपका सिखों के लिए गुरुद्वारा है, ईसाइयों के लिए चर्च है, हिंदू के लिए मंदिर है, उसी तरह आपका जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके पूजा के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान देखिए बेटा। तो मस्जिद किसका शब्द है, अरबी शब्द है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना यानी कि इबादत करते हैं, सजदा। ध्यान दीजिए, कहते हैं ना मैं सजदा करूं। सजदा करने का मतलब है घुटने और माथे टेक कर किसी को पूजना। जैसे कि आप मंदिर जाते हैं, आप अपने घुटने नीचे रखते हैं, फिर अपना माथा टेकते हैं, उसको बोलते हैं सजदा। ठीक, जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, यानी कि
जहां वे लोग सामूहिक रूप से आपकी पूजा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नवाजियों में से एक अधिक सम्मानीय और विद्वान व्यक्ति को इमाम यानी कि नेता कहते हैं। इमाम कौन है? जिसे बहुत अच्छा अपने धर्म के विषय में या मुस्लिम धर्म के विषय में जो नॉलेज होती है, जो सम्मानित और विद्वान व्यक्ति है, उसको कहते हैं इमाम। और आपको पता है जो मस्जिद का मुखिया होता है, आम भाषा में हम लोग मौलवी जी कहते हैं, लेकिन नहीं, उसका नाम क्या है? इमाम है। क्या है? इमाम। क्लियर है? इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान, कौन सी नमाज? शुक्रवार, जिसको कहते हैं जुम्मे की नमाज, शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, और धर्मोपदेश को फारसी में कहते हैं खुतबा। क्या बोलते हैं? खुतबा भी देते हैं। क्लियर है? नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। किसकी तरफ? मक्का मदीना। ठीक। अब आपको यह पता करना है कि मक्का कहां पर है, किस शहर में है और किस महाद्वीप में पड़ता है मक्का मदीना। यह आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? देखिए, भारत में मक्का पश्चिम की ओर मुंह करके पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को आप क्या बोलते हैं कि अब हमारे यहाँ से जो मक्का है वो किस दिशा में पड़ता है? भारत से पश्चिम की ओर। क्योंकि मान लीजिए अगर हम यहाँ हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है भूमध्य सागर वाला, ये हमारे पश्चिम में पड़ेगा। ठीक। और हम उसको क्या बोलते हैं? केबाला कहते हैं। ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो ये मस्जिद के शाब्दिक अर्थ के रूप में था। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। तो फिलहाल आज हमने इन बहुत सारी चीजों को गौर करके देखा, और ऐसे ही बहुत सारी और हम चीजों को कल देखेंगे, और बहुत सारी मस्जिद, उनकी स्थिति, उनकी स्थापत्य कला के विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।